हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, हम पादप जगत वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और इसमें हम पहुंच गए थे कि किस तरह पादपों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि पादप वर्गीकरण के जो 5 वर्ग हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो सबसे पहला जो वर्ग आपको दिख रहा होगा वो है यहाँ पर थैलोफाइटा, यानी कि शैवाल। क्यों बोला गया है इनको शैवाल? नाम सुना होगा आपने, एल्गी या फिर काई के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं बच्चों। क्या होती है काई? काई सबने नाम सुन रखा होगा। पानी अगर इकट्ठा हो रहा है कहीं पर और यदि वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में है तो आपको वहां पर काई जरूर नजर आएगी। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए हमारे घर की छत पर ही यदि टंकी टूटी हुई है और लगातार उसमें से पानी आ रहा है, तो जहां से पानी आ रहा है वहां पर और जहां पानी गिर रहा है लगातार, और अगर वो वहां इकट्ठा हो रहा है तो आपको वहां क्या दिखाई देगी बच्चों? वहां पर आपको काई दिखाई देगी। तो शैवाल, काई और एल्गी, ये सब नाम आपने जरूर सुन रखे होंगे और अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम याद रखना है आपको। मेन नाम जो है थैलोफाइटा, शैवाल भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि थैलोफाइटा का जो मुख्य सदस्य है वो है शैवाल। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि थैलोफाइटा वर्ग है क्या। तो जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, पादप वर्ग। ठीक है, तो पादप वर्ग जो हमने पढ़ रखे थे इससे पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि पादप वर्ग यहाँ पर कितने हैं? 5। तो सबसे पहला जो पादप वर्ग आया है आपके सामने वो आया है बच्चों थैलोफाइटा, यानी कि शैवाल। अब आपको कैसे ध्यान रखना है, कैसे इसका नाम याद रखें, उसकी भी ट्रिक यहाँ पर आपको बताई जा रही है। थैलोफाइटा में आपको थैलस की आवाज जरूर सुनने में आएगी। थैलस शब्द, थैलस किसे कहते हैं? थैलस शब्द यदि कहीं पर भी आ जाए तो आपको उसकी संरचना बतानी है जिसमें जड़, तना, पत्ती, ये सब चीजें क्या हो? अनुपस्थित हो। तो ऐसे पादप शरीर को हम कह सकते हैं थैलस। तो थैलस यहाँ पर ऐसी संरचना है जिसमें जड़, तना, पत्तियां सब अनुपस्थित निकली। तो बच्चों, क्या ऐसा भी कोई पादप हो सकता है जिसमें जड़, तना, वो पत्ती अनुपस्थित हो? सुनने में आपको जरूर थोड़ा सा अजनबी सा लग रहा होगा या आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन क्या वास्तव में हमारी पृथ्वी पर ऐसे पादप हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं ऐसे पादप। आप ऐसे पादपों को किस वर्ग में रखना चाहोगे? आप ऐसे पादपों को थैलोफाइटा वर्ग में रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, थैलोफाइटा पादप आते आपको उनका आवास बताना होगा। क्या आवास हो सकता है उनका? जल, यानी कि जलीय आवास। कहाँ मिलेंगे ये पादप आपको? जलीय आवास में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने शुरू में देखा कि इनमें जड़, तना और पत्ती तो है ही नहीं, तो जड़ें आप जानते हो क्या करती है? जड़ें जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो यदि जड़ें नहीं है तो पादपों को जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, सीधी सी बात है। तो फिर जड़ नहीं है तो फिर पादपों को कहाँ रहना पड़ेगा? पानी में, ताकि उनकी कोशिकाओं से ही जल को अवशोषित किया जा सके। राइट बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर शैवालों का हम अध्ययन कर रहे हैं, शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। याद रहेगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। एल्गोलॉजी आते आपको क्योंकि शैवाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्गी। तो एल्गी यहाँ पर शब्द ज्यादा मतलब आपको नया नहीं लगेगा। एल्गी यहाँ पर शैवाल को ही कहा गया है। शैवाल का एक मीनिंग है एल्गी। ठीक,
तो एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये भी यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज ली है अपन ने। फाइकोलॉजी भी यहाँ पर शैवाल को कह सकते हैं, शैवालों के अध्ययन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इस वर्ग के जो पादप हैं, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम विकास के हिसाब से देखा जाए तो पादपों में अभी किसी भी चीज का विकास नहीं हुआ है, न तो उनमें जड़ बनी, न तना, न पत्ती। अब आप सोच सकते हैं कि क्या फूल उपस्थित हो सकते हैं, पुष्प, क्या फल उपस्थित हो सकता है, क्या बीज उपस्थित हो सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है बच्चों, जब पादप में जड़, तना और पत्ती नहीं है तो क्या फल, फूल और बीज की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही सोचा आपने, जब जड़, तना, पत्ती ही यहाँ पर नहीं दिख रही है, नहीं बन रही है, तो फूल, फल और बीज कहाँ से बनेंगे? तो इन सब चीजों की इनमें क्या होती है? एब्सेंसी होती है, यानी कि इनमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज सब कुछ क्या होते हैं? सब कुछ अनुपस्थित होते हैं। याद रहेगी आपको ये बात? वेरी गुड। देखिए आगे, इनमें अगर हम जनन की बात करें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने बताई गई है कि थैलोफाइटा में आप जनन को किस तरह समझाना चाहोगे। तो जनन में ये जो शब्द लिखे हुए हैं, उससे पहले एक जनन में आपको और बता दूं यहाँ पर, वो है अलैंगिक जनन। सुना नाम आपने? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि एक जनक से ही नई संतान प्राप्त हो जाती है। ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन का एक नॉर्मल सा तरीका जो सब जगह लागू होता है, वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो है यहाँ पर खंडन, यानी कि टूटना। तो यहाँ पर कोई भी शैवाल टूटेगा और टूटकर वो नया पादप, नया शैवाल बना लेगा। इसको हम कायिक जनन के नाम से भी जानते हैं। काई मतलब शरीर, शरीर टूट गया, विखंडन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यहाँ पर अगर कोई भाग टूट गया या यहाँ पर दुर्घटनावश कोई भाग टूट जाता है तो हम उसे यहाँ पर विखंडन के द्वारा जनन भी कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भाग टूट गया और टूटे हुए भाग ने क्या किया? टूटे हुए भाग ने यहाँ पर नए शैवाल का निर्माण कर लिया। राइट बच्चों, अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो जनन अपन पढ़ने वाले हैं वो है लैंगिक जनन। दूसरा जनन कौन सा है यहाँ पर? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है बच्चों? लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। दो जनक मतलब नर और मादा, तो दो जनक मिलकर जो है यहाँ पर संतान उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो दो जनक मिलेंगे तो दो जनक यहाँ पर क्या बनाएंगे? नर व मादा युग्मक। क्या बनाएंगे बच्चों? नर व मादा युग्मक। ये लैंगिक जनन में भाग लेने वाली दो संरचनाएं होती है। नर के द्वारा नर युग्मक और मादा के द्वारा मादा युग्मक बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये तीन शब्द आपको बहुत अच्छे ढंग से समझने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ने वाले हो इस चीज को। तो यहाँ पर पहला जो शब्द आया है बच्चों वो है समयुग्मकी। अब जब बात चल रही है युग्मकों की, बात चल रही थी अभी, तो युग्मक यहाँ पर शब्द आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लगा हुआ है सम। समयुग्मकी का मतलब क्या होता है? तो समयुग्मकी का मतलब आपको समझना है जिसमें नर व मादा युग्मक आकार आकृति संरचना में बिल्कुल एक समान हो। तो जब आकार आकृति संरचना में नर
और मादा युग्मक एक समान होते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, समयुग्मकी। आया समझ में? स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, आप इस तरह की संरचना में ले सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। दूसरा शब्द क्या आया है, असमयुग्मकी। असमयुग्मकी का मतलब क्या होता है, जिसमें यहाँ पर एक चीज में नर और मादा युग्मक असमान हो गए। किस चीज में? माप, यानी कि जो उनका आकार था, जो उनकी लंबाई चौड़ाई थी, उसमें यहाँ पर अंतर आ गया और यहाँ पर अंतर आने से शब्द चेंज हो गया, असमयुग्मकी। असमयुग्मकी मीन्स जिसमें नर और मादा युग्मक माप में असमान हो। माप में असमान यदि नर और मादा युग्मक दिख रहे हैं तो हम उन्हें असमयुग्मकी के नाम से जानते हैं। यूडोराइना सेवल, आपको इसका एग्जांपल ध्यान रखना है। क्या क्या याद रखना है? यूडोराइना याद रहेगा नाम, बताइए फटाफट। जैसे आप यूडोराइना पढ़ोगे उसको किस कैटेगरी में डालोगे? असमयुग्मकी में। ठीक, अब आया है यहाँ पर विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में तो आपने ये शब्द अच्छे से पढ़ ही रखा होगा, सम का उल्टा विषम। लेकिन यहाँ पर असम युग्मकी एक नया शब्द आ गया था, वो हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा है। माप में यहाँ पर नर और मादा युग्मक क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर विषम युग्मकी का मतलब तो आप बिल्कुल इजीली समझ ही गए होंगे कि इसमें नर और मादा युग्मक आकार, आकृति, संरचना सब में क्या हो गए? अलग हो गए। आकार, आकृति, संरचना में यदि नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं तो हम उसे विषम युग्मकी कहते हैं। आयसन में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वॉलवॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पर वॉलवॉक्स सेवाल, फ्यूकस सेवाल, ये वॉलवॉक्स का ही यहाँ पर डायग्राम आपके सामने बता रखा है। ये डायग्राम हम और अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं जब आप थैलोफाइटा का वर्णन अभी पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो शब्द लिखे हुए थे ये हमने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, अब आया यहाँ पर देखिए थैलोफाइटा का वर्गीकरण। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीन शब्द यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर तीनों का जो एग्जाम्पल था उसका जो डायग्राम है वो भी यहाँ पर आपको याददाश्त को लॉन्ग टाइम तक बनाए रखने के लिए तीनों यहाँ पर आपके सामने चित्र और उनके नाम दिए गए हैं। थैलोफाइटा को भी हमने क्या कर दिया? थैलोफाइटा को भी हमने तीन वर्गों में विभाजित कर दिया। सबसे पहले तो हमने पादपों को बांटा, जिसमें पहला वर्ग बना थैलोफाइटा। फिर थैलोफाइटा को भी हमने कितने भागों में आज बांट दिया? तीन भागों में हमने इसको बांट दिया। क्या क्या नाम है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। यहाँ पर आप देखेंगे शुद्ध हिंदी में हम क्लोरोफाइसी को क्या कर सकते हैं? हरे शैवाल। फियोफाइसी को हम क्या कर सकते हैं? भूरे शैवाल। और रोडोफाइसी को हम क्या कर सकते हैं? लाल शैवाल। आया समझ में? तो हमने थैलोफाइटा का वर्गीकरण यहाँ पर कर दिया है शुरू। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, लाल शैवाल, भूरे शैवाल और रेड यानी कि लाल शैवाल, हरे शैवाल, तीनों प्रकार के शैवाल यहाँ पर आपके सामने है। अगर हम बात करें यहाँ पर इमेज को परमानेंट कैसे याद रखें? यूलोथ्रिक्स इस टाइप का शैवाल यानी कि तंतुनुमा शैवाल आपको इस तरफ दिख रहा है। पादप जैसे ऊपर उग रहा हो, लेकिन ये पादप कैसा है? पादप में ये रखा हुआ है, पादप में ये पानी में ये रखे हुए हैं और पादप इस तरह लंबे चलते हैं पानी के अकॉर्डिंग, यूं खड़े अवस्था में ये नहीं होते हैं। फ्यूकस दिख रहा है आपको, ये फ्यूकस है। फ्यूकस की भी विशेषता यही है, लेकिन फ्यूकस अधिकांश कहाँ मिलेंगे? समुद्र में। ये यहाँ पर पॉलीसाइपोनिया है जो लाल शैवाल का उदाहरण है, ये भी अधिकांश समुद्र में ही मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्लोरोफाइसी को सबसे पहले, क्लोरोफाइसी में अपने सामने आ चुका है
वर्गीकरण और इम्पोर्टेंट बातें आ गई है। क्लोरोफिल जानते हो आप, क्लोरोफाइसी कैसे करते हैं नॉर्मली, हरे शैवाल को, हरे शैवाल को क्या कहेंगे, क्लोरोफाइसी। हरे शैवाल आते आपको ध्यान रखना है कहाँ मिलेंगे, नॉर्मल सामान्य जलीय आवासों में। कहाँ मिलेंगे बच्चों, सामान्य जो जलीय आवास है, नदी बोल सकते हो, तालाब बोल सकते हो, झील बोल सकते हो, नदी नाले, जो भी आप बोलना चाहो, यहाँ पर नॉर्मल सामान्य आवास में देखे गए हैं क्लोरोफाइसी। ठीक है, हरे शैवाल नॉर्मली सबसे पहले आपने इन्हीं को ही देखा होगा। अब बात चल रही इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि इनमें क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित कैसा होता होगा। तो पर्णहरित आप जानते हो मुख्य तो क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन बी सी डी नामक क्लोरोफिल जो है वो यहाँ पर अलग अलग प्रकारों में पाए जाते हैं, सहायक वर्णक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लोरोफिल कौन सा बताना है, ए और बी। ठीक है, संचित भोजन, संचित भोजन आप जानते ही हो, सभी पादपों का संचित भोजन स्टार्च होता है। अगर बात हमारी चल रही हो, जंतुओं की, मानव की चल रही हो, तो सभी मानव का, सभी जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। तो दो प्रकार के संचित भोजन आपको याद रखने हैं बच्चों। पादपों का संचित भोजन क्या होता है, स्टार्च, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्लोरोफाइसी का भी संचित भोजन क्या निकला, स्टार्च। एग्जाम्पल यहाँ पर आ चुके हैं, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स का डायग्राम भी यहाँ पर आपके सामने बता रखा है, ये है वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स में इस तरह यहाँ पर ये कॉलोनियां यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये संतति कॉलोनियां है। कॉलोनी का मतलब होता है समूह, संतति कॉलोनी का मतलब आपको क्या समझना है, क्या है बच्चों, संतति कॉलोनी। संतति कॉलोनी मतलब, संतति कॉलोनी का मतलब आपको समझना है। अब ये यहाँ पर नई संतान बनाने वाली कॉलोनी है, बनने जा रही है संतति कॉलोनी। अच्छा, वॉलवॉक्स जो है किस वर्ग में रखा गया है, क्लोरोफाइसी में इसको रखा गया है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हो गई। अगर हम जनन की बात करें तो जनन यहाँ पर जो है कायिक खंडन के द्वारा जनन होगा, शरीर टूट जाएगा, टूटा हुआ शरीर नया पादप बना लेगा। लैंगिक जनन की हम बात करें, यहाँ पर 3 प्रकार का जनन हमने पढ़ा था, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। तीनों प्रकार का जनन यहाँ पर देखा गया है। तो इस तरह हमने क्लोरोफाइसी को बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर की जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। उम्मीद है आपको क्लोरोफाइसी समझ में आ गया होगा। इसके बाद लेते हैं अपन नेक्स्ट। अब आए आपके पास फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब क्या बताया था, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भूरे शैवाल। कौन से शैवाल है बच्चों, ये भूरे शैवाल। भूरे शैवाल अधिकांश कहाँ देखे गए हैं, ये समुद्र में देखे गए हैं। अच्छा, इनमें वर्णक कौन सा हुआ, क्लोरोफिल पर्णहरित, जिसके हम बात कर रहे थे। क्लोरोफिल ए तो होगा ही सही, क्यों, क्योंकि ए तो यहाँ पर मुख्य क्लोरोफिल होता है, और साथ में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सी, यानी कि ए और सी पर्णहरित इनमें देखे गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको दिख रही होगी, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन क्या है बच्चों, तो फ्यूकोजेंथिन भी यहाँ पर पादपों में पाया जाने वाला एक वर्णक है, और ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के कारण जो शैवाल है, वो शैवाल का जो रंग है वो कौन सा हो चुका है, भूरा हो चुका है। शैवाल का जो कलर है वो भूरा किस वर्णक के कारण हुआ, फ्यूकोजेंथिन वर्णक के कारण। आया समझ में, वेरी गुड। इसके बाद देखिए संचित भोजन। संचित भोजन यहाँ पर क्या है, मैनिटोल। इसको लेमिनेरिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कह सकते हैं, लेमिनेरिन। लेमिनेरिन, ठीक है, याद रहेगा, मैनिटोल या लेमिनेरिन। वैसे तो देखा जाए तो स्टार्च का ही दूसरा प्रकार है लेमिनेरिन या मैनिटोल।
इसके बाद एग्जाम्पल आगे फ्यूकस, एक्टोकार्पस, सर्गासम। यहाँ पर फ्यूकस शैवाल का चित्र भी बता रखा है। फ्यूकस शैवाल में इस तरह छोटी छोटी यहाँ पर रिक्तिकाएं भी आपको नजर आ रही होगी। वायु रिक्तिकाएं, एयर ब्लाडर है ये, ठीक है। और संरचना आपको दिख रही है क्या? इसमें आपको जड़तना पत्ती दिख रही है बच्चों? जड़तना पत्ती इनमें होती ही नहीं है, लेकिन इस टाइप की संरचना आपको लगेगी कि जैसे तना निकल रहा हो और इस टाइप की पत्तियां बन रही हो। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है, बिल्कुल भी नहीं समझना है कि इसमें जड़ तना पत्ती नाम की कोई भी चीज होती होगी, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है इसमें अलैंगिक जनन कैसे होता होगा। अलैंगिक जनन में वही कोई टुकड़ा टूट गया और टूटे हुए टुकड़े ने ही नया पादप बना लिया। तो यहाँ पर विखंडन विधि के द्वारा भी आप इसमें अलैंगिक जनन बता सकते हो। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें बच्चों, तो लैंगिक जनन में तीनों जो हमने शब्द पढ़े थे, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी, तीनों शब्द यहाँ पर आपको याद हो गए। तो तीनों ही प्रकार का जनन यहाँ पर आपको बताना है। फियोफाइसी में एग्जांपल देखिए, फ्यूकस, एक्टोकार्पस और सर्गासम, इन तीनों में ही तीनों प्रकार का लैंगिक जनन यहाँ पर देखा गया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद लास्ट लेते हैं अपन रोडोफाइसी, यानी कि लाल शैवाल। लाल शैवाल आते ही आपको लगेगा वाकई में ये कुछ कलर अलग नहीं हो गया बच्चों। तो यहाँ पर कारण क्या है इसका? रोडोफाइसी को हम लाल शैवाल के नाम से भी जानते हैं। क्या होते हैं लाल शैवाल? ये समुद्र में अधिकांश रूप से देखे गए हैं। नॉर्मल पानी में ये आपको थोड़ा मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन समुद्र में इनका मिलना सामान्य सी बात है और गहराई में भी ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनमें विशेष प्रकार के वर्णक होते हैं जो बहुत कम सूर्य के प्रकाश में भी अपना भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। फाइकोरिथ्रिन वर्णक के कारण इनका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। फाइकोरिथ्रिन वर्णक बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन वर्णक कहाँ देखा गया था? फियोफाइसी, भूरे शैवालों में। आज हम पढ़ रहे हैं रोडोफाइसी, लाल शैवाल। तो लाल शैवाल का लाल रंग किस वर्णक के कारण हुआ? फाइकोरिथ्रिन वर्णक के कारण। संचित भोजन, फ्लोरिडियन स्टार्च। पता चला कि स्टार्च का एक और प्रकार है फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसकी वजह से यहाँ पर संचित भोजन इकट्ठा हो गया। ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइपोनिया और जिलेडियम बच्चों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लाल शैवाल के हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको हल्का सा चेंजेस पहली बार मिलेगा। जनन इनमें कौन सा हो रहा है? विषम युग्मकी। इससे पहले हम लगातार समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी तीनों प्रकार का जनन हम पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जनन, लैंगिक जनन यहाँ पर कैसा हो रहा है? विषम युग्मकी। तो सारी कॉन्सेप्ट की बातें आपने मेरे साथ आज डिस्कस कर ली है। थैलोफाइटा का वर्गीकरण हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जुड़े रहिए आप निशान के साथ, निशान से तो आपकी सफलता निश्चित है।